फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जलवायु विज्ञान का पार्ट नंबर 3। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज का क्वेश्चन सीरीज है 51 से 75 तक का। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन परत बताती है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज है। ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को इंगित करता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, इसका क्या मुख्यतः कार्य, ये देखते हैं। ऑप्शन ए है कि वर्षा करती है। ऑप्शन बी है प्रदूषण उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये है ये पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, ये सही है। और बी है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ऑप्शन सी है कि शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवार्म वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। और ऑप्शन डी है कि जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो ये भी राइट ऑप्शन है। जो जेट धाराएं हैं वो अधिक ऊंचाई पे रहती हैं, साथ साथ ये धरातलीय मौसमी दशाओं को भी प्रभावित करती हैं। और यदि ऑप्शन बी की बात करें तो अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये गलत है। क्यों विषुवत रेखा पे अधिकतम तापमान की मेखला नहीं पाई जाती है, ना अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर दर्ज किया जाता है, ये मध्य अक्षांशों में दर्ज किया जाता है। और जो ऑप्शन सी है ये भी सही है। जो शीत कटिबंध देखने को मिलते हैं हमें, वो जो गोलार्ध है, जो ये उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इन्हीं के घेरे हुए जो हमें शीत कटिबंध मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यह है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण दिया है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। इस कारण से इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। यही कि ये ऑप्शन दिया है कि यार दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग सही है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी होगा ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो ये सही होगा, ये ऑप्शन ए ही सही होगा। इसका ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे? ये कह रहा है कि वायुमंडल जो अधिकांश है उसमें परोक्ष रूप से सूर्य से, माने सूर्य से परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। क्योंकि जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती है उससे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। हमारा वायुमंडल गर्म तब होता है जो पृथ्वी के धरातल से रिफ्लेक्ट होकर जो ऊष्मा की तरंगें ऊपर उठती हैं उनसे गर्म होता है। क्योंकि कारण ये है कि क्यों उन्हीं से गर्म होता है, वो इसलिए गर्म होता है क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी पे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी पे सूर्य से जो ऊर्जा जो आती है प्रकाश की तरंगें, वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, छोटी होती हैं, तो उनसे उतनी ऊष्मा हमारे वायुमंडल को नहीं प्राप्त हो पाता है। और ये लघु तरंगें जब पृथ्वी से पुनः दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर जाती हैं तो हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन ए है संघनन के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी है आपतन के कारण, या ऑप्शन डी है चालन के कारण। तो जो साफ रात है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये होती है किसके कारण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। क्यों? क्योंकि जो साफ रातें होती है, जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगे के रूप में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो सीधे उनको ऊपर तरफ जाने देती है और हमारे वायुमंडल से वो वापस ऊपर निकल जाता है। और इसलिए हमारा जो वायुमंडल है होता है, या जो मेघ रहित रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। और जब मेघ युक्त रातें अर्थात मतलब बादल घिरे रहते हैं जो पृथ्वी पे, हमारे वायुमंडल में बादल जब रहते हैं तो जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा निकलती है वो इसको ये सब रोक लेते हैं, बाहर नहीं जाते। रोक लेने का मतलब ये ऑब्जर्व कर लेते हैं या फिर और कुछ को परावर्तित नीचे की तरफ फिर पुनः परावर्तित कर देते हैं। तो जिससे हमारा जो पृथ्वी का तापमान रहता है दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर नहीं निकल पाता है और पुनः ये हमारे वायुमंडल के अंदर रह जाता है, पृथ्वी पर रह जाता है। इसलिए ये तब जब मेघाच्छादन रहता है तो रातें गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो जो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है ये होता है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। जो बेतार संचार है, जो संचार की जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो, ये जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं किस मंडल में किए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, ऑप्शन सी है आयनोस्फियर द्वारा, ऑप्शन डी है एक्सोस्फियर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयनोस्फियर द्वारा या आयन मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ओजोन परत अवस्थित है, ऑप्शन ए है क्षोभ सीमा में, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी है समताप मंडल में, या ऑप्शन डी होगा प्रकाश मंडल में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में। जो ओजोन परत स्थित है वो है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये पूछ रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। ऑप्शन बी है कि इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्शन सी है कि यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, या ऑप्शन डी होगा इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए आदर्श माना जाता है विमान उड़ान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस कारण से इसे आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ऑप्शन 2 है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों। इसके दोनों आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेवेस स्थानीय पवनों का नाम दिया है और स्थान दिया है कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। लेवेस स्पेन में चलती है, ऑप्शन बी है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ऑप्शन सी है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलती है, ऑप्शन डी है सामल ऑस्ट्रिया में। इसका राइट आंसर होगा जो युग्म सही सुमेलित नहीं है ये है ऑप्शन डी सामल। सामल जो ऑस्ट्रिया में नहीं चलती है, ये चलती है अरब कंट्री में। लेवेस तो स्पेन में ही चलती है, ब्रिक फील्डर भी एक
ब्रेक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ब्लैक रोलर जो है ये चलती है उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ऑप्शन 2 है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, वाताक्षी या वाताग्र। ऑप्शन 3 है चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान जो होता है आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसमें दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 या ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो जो ऑप्शन 1 है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो ये गलत है। और केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो हम वाताक्षी को जान लेते हैं सर्वप्रथम कि वाताक्षी क्या है। वाताक्षी हम एक उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात का केंद्र होता है उसे हम वाताक्षी के रूप में जानते हैं, और जहाँ पे हवा बिल्कुल शांत होती है, वर्षा नहीं होती है। तो ये हम इसे सही है, सही कह सकते हैं, क्योंकि ये दे रहा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में ही वाताक्षी बनती है, और जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो वाताग्रों के सहारे है, जो दो विपरीत तापमान वाली हवाएं होती हैं या इस प्रकार के वाताग्र के सहारे वे विकसित होते हैं। उनमें जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें वाताक्षी विकसित नहीं होती है। तो ये भी सही है कि कह रहे हैं कुछ ही चक्रवात के केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, और चक्रवात के वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है। तो ये भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो वाताक्षी होती है, जो चक्रवात का केंद्र होता है, वो उसके बाहरी तापमान की अपेक्षा उसका तापमान कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है फान, क्या अल्पस पर्वत पे चलती है। ऑप्शन बी है बोरा, क्या बोरा पोलैंड में चलती है। ऑप्शन सी है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल राइन नदी घाटी में चलती है। या ऑप्शन डी है खमसिन मिस्र। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ये है मिस्ट्रल राइन घाटी, ये सही नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित है, क्योंकि मिस्ट्रल राइन घाटी में न चल के कहाँ चलती है, रोन घाटी में चलती है, रोन घाटी में फ्रांस में। राइन घाटी जो है जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन सी है मानसूनी जलवायु, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जलवायु। तो पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौसमी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। वायुदाब सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है शीत ऋतु में, ऑप्शन बी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी है शरद ऋतु में, या ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु में। तो जो स्थलों पर सबसे वायुदाब सबसे कम देखने को मिलता है ये मिलता है हमें ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थानीय वायु का नाम है, संबंधित देश है, कौन कहाँ चलता है। सिराको दी है फ्रांस में चलती है। ऑप्शन 2 दी है बोरा इटली में। ऑप्शन 3 है ब्लिजार्ड कनाडा में। ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन भी दे दिया है, ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 2 और 3, और डी दिया है 3। तो कौन संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, जो ये गलत सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं। सिराको जो है फ्रांस में ना चल के कहाँ चलती है, इटली में चलती है। ये जो पवन है ये अफ्रीका से उठ के ये एक रेतीली धूल भरी आंधियों से युक्त होती है, और ये अपने इस हवा में बालू की मात्रा बहुत अधिकांशतः होती है। तो ये इसी बालू युक्त जब ये हवा इटली में चलती है और वहाँ पे वर्षा होती है तो इसे रक्त वर्षा
के नाम से भी जाना जाता है। तो शराको पवन जो इटली में चलती है, बोला तो सही है, इटली में इसका मिलान सही है। ब्लिज़ार्ड जो कनाडा में ही चलती है, ये भी सही है, कनाडा और साइबेरियाई भागों में चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 जो सुमेलित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन दिया है ए तापमान, ऑप्शन जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, या ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूर्णन, या ऑप्शन डी होगा दाब। तो जो ये पवन होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विचलित हो जाती है, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व अक्षांश कहलाता है। ऑप्शन 2 है कि अश्व अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, ये तो सही हो गया। 2 जो कह रहा है कि अश्व अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो नहीं, यहाँ पे निम्न दाब नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है? उच्च दाब कटिबंध है ये। तो ये हो जाएगा गलत, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये कथन ए पूछ रहा है कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आर है निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। ये भी है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग अस्थायी उत्तर का चयन करें। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर सही का स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है, ये तो सही है। और निम्न दाब जो क्षेत्र है भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। भूमि पर तो बदलते रहते हैं निम्न दाब क्षेत्र, लेकिन महासागरों पर अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 से इसका मिलान करना है। ये एक तरफ हवा दिया हुआ है, एक तरफ देशों के नाम दिया है। तो यदि फान की बात करें तो फान जो हवा चलती है ये चलती है आल्पस पर्वत पे, और सिमिम जो है ये चलती है ये कुर्दिस्तान। सांता आना की बात करें तो ये चलती है सांता आना जो ये चलती है कैलिफोर्निया में, और जोंडा जो पवन चलती है ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इसका राइट आंसर, राइट मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम और एक तरफ है देश के नाम प्रभावित होने वाले। इसका मैच देख लेते हैं। एक तरफ है ऑप्शन ए में बैगुओ, ऑप्शन बी में दिया है हरिकेन, ऑप्शन सी है टाइफून और ऑप्शन डी है विली विली। और इधर देशों के नाम दिया है ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इधर हरिकेन देखें तो हरिकेन कहाँ पे आता है? इससे प्रभावित होने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून को देखें तो टाइफून आता है चीन में। विली विलीज ये एक तरह चक्रवात का नाम है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। और बैगुओ जो आता है ये आता है प्रभावित करता है फिलीपींस को। तो ये रहा इसका राइट आंसर मिलान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था आज तक? ऑप्शन ए है ऑयला, ऑप्शन सी है थाड़े, ऑप्शन बी है नरगिस व ऑप्शन डी है नीलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरगिस। नरगिस जो है ये किसे प्रभावित किया था? ये प्रभावित किया था म्यांमार को।
ये म्यांमार को प्रभावित किया था। ये आया था इरावदी नदी में। इरावदी नदी का जो डेल्टा है, डेल्टा क्षेत्र से ये उठा था और पूरे म्यांमार को प्रभावित किया था। बाकी ये तीनों भारत को प्रभावित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? टॉर्नेडो देखें तो टॉर्नेडो किसे प्रभावित करता है? मैक्सिको की खाड़ी, बी है चीन सागर, सी है हिंद महासागर, डी है यूएसए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ये जो है अमेरिका के संयुक्त अमेरिका मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है मार्केली स्केल, ऑप्शन बी है फुजिता स्केल, ऑप्शन सी है साफिर सिम्पसन स्केल, या ऑप्शन डी होगा रिक्टर स्केल। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, फुजिता स्केल। तो ये रहा आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।